नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि ये पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल है, लेकिन पतियों के लिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि पत्नियों को तो कोर्ट में ज्यादा ही तवज्जो दी जाती है, उनका फैसला भी हो जाता है, उनके हक में सुनवाई भी होती है। और तो यहाँ पर मैं पतियों के लिए खासतौर से इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि पतियों को तो ना आसानी से तलाक मिलता है, ना ही कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं उन्हें अपने हक में फैसला लेने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, उसकी ज्यादतियां आपके साथ बढ़ती चली जा रही हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप तलाक लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अपने तलाक की याचिका तैयार करनी है, किस तरीके से सबूत इकट्ठे करने हैं और क्या ग्राउंड बनाने हैं और कैसे ग्राउंड बनाने हैं ताकि आपकी जो डिवोर्स का केस है उसको कोर्ट एक्सेप्ट करे और आपके हक में फैसला भी आए। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि लोगों के पास सबूत नहीं होते हैं और अपने ग्राउंड से रिलेटेड जो सबूत होने चाहिए उनके पास, याचिका किस तरीके से तैयार करी जानी चाहिए, ये सारी बातें नहीं मालूम होती हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके हक में फैसला भी नहीं आता क्योंकि वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते। तो अगर आप पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाते हैं और सही ग्राउंड, सही सबूतों के साथ जाते हैं तो आपके हक में फैसला जरूर आएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से आपको अपने केस की तैयारी करनी है। तो वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इन केस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या कोई केस चल रहा है और आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तलाक दो प्रकार का होता है, एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में पति और पत्नी एक दूसरे की सहमति से सब कुछ तय कर लेते हैं और एक साथ म्यूचुअल डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में। म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत ही आसानी से हो जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत ये फाइल किया जाता है। और जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसमें क्या होता है कि एक पक्ष तलाक देना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है अपने पार्टनर को। म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता करके आपस में पूरा सेटलमेंट कर लेते हैं और इस तरीके से एक साथ कोर्ट में केस फाइल करते हैं और वहां पर कोर्ट को उनकी बातें सब समझ में आती हैं तो उनको बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका पार्टनर तरह तरह की बातें बनाता है आपके खिलाफ और तमाम सारे एलिगेशंस लगाता है, दुनिया भर के प्रूफ रखता है आपको गलत साबित करने के लिए, हर तारीख पर अलग अलग तर्क वितर्क करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा फंसाए रखने के लिए केस को लंबे से लंबा खींचने की कोशिश करता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते और एक दिन ऐसा आता है कि आप कोर्ट जाना छोड़ देते हैं और आपकी कंटेस्टेड डिवोर्स की जो फाइल है, आपका जो केस है, या तो कोर्ट द्वारा वो खारिज कर दिया जाता है या फिर बरसों बरस चलता रहता है। तो अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने जा रहे हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस ग्राउंड पर कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है कि नहीं किया है, और अगर आपने सेक्शन 9 का केस यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए किया है कि नहीं किया है, और अगर फैसला आपके हक में भी हो गया है और फिर भी पत्नी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड होता है कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने का पति के पास। इसी के आधार पर वो अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकता है, तलाक की मांग कर सकता है और कोर्ट में ये दलील रख सकता है कि सेक्शन 9 का केस मैंने फाइल किया था पत्नी के अगेंस्ट, उसका फैसला हो गया मेरे हक में और पत्नी को कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि वापस आकर वो अपनी फैमिली बसाए, अपनी फैमिली के साथ रहे ससुराल में, लेकिन फिर भी 1 साल से अधिक वो हो चुका है और वो नहीं आई है।
तो इस आधार पर अब मुझे उससे डिवोर्स ग्रांट किया जाए। क्योंकि सेक्शन 9 का जो फैसला था वो आपके हक में आया और फिर भी आपका पार्टनर, आपकी पत्नी आपके साथ रहने के लिए नहीं आई, तो ये फैसला इसके साथ साथ बहुत सारे ग्राउंड्स को भी तैयार करता है। जैसे कि क्रुएलिटी का ग्राउंड तैयार होता है कि आपका पार्टनर आपसे 1 साल से अधिक हो गया, दूर है, उसका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है आपके साथ, और ये पत्नी की क्रुएलिटी कहलाएगी आपके साथ। और इसके अलावा डिजर्शन का ग्राउंड भी तैयार हो जाता है, जिसके आधार पर भी आप अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। और इस डिजर्शन के ग्राउंड को सेक्शन 9 के जो फैसला हुआ है उससे आप बहुत ही आसानी से साबित भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला ग्राउंड। और अब दूसरा ग्राउंड बनता है क्रुएलिटी का, यानी कि आपकी पत्नी आपसे 1 साल से अधिक हो गया है, दूर रहती है, आपके साथ उसका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, अपने वैवाहिक संबंधों का दायित्व वो नहीं निभा रही है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, अलग रह रही है, तो ये सब क्रुएलिटी के दायरे में आता है। देखिए, इस तरीके से करके व्यवहार, आपकी पत्नी आपके साथ मेंटल क्रुएलिटी कर रही है। और मेंटल क्रुएलिटी कह देना तो आसान है, लेकिन उसको साबित करना उतना ही मुश्किल काम है। फिजिकल क्रुएलिटी को तो साबित किया जा सकता है, आपके साथ मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, आपके साथ आपको चोट पहुंचाई गई है, जो दिखाई देने वाली है उनके आधार पर जो फिजिकल क्रुएलिटी है वो साबित हो जाती है। लेकिन मेंटल क्रुएलिटी को साबित करना मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि उसे साबित ना किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां और व्यवहार पत्नी के इस तरीके के होते हैं जिससे कि कोर्ट इस बात का संज्ञान लेती है कि हाँ, पति के साथ मेंटल क्रुएलिटी हुई। आपके पास डॉक्टर की रिपोर्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, पुलिस के पास आपने जो कंप्लेंट की उसकी कॉपी होगी आपके पास, और इस तरीके की बहुत सारी एविडेंसेस होती हैं जिनसे फिजिकल क्रुएलिटी आसानी से साबित हो जाती है। अब मेंटल क्रुएलिटी में बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, वो जो स्थितियां उनके बारे में मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है, किसी दूसरे पर पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में है, परिवार को परेशान करती है, पति को डिफेम करने की कोशिश करती है, पब्लिकली उसे नपुंसक कह के बुलाती है, सभी से ये कहती हुई घूमती है कि वो मेरे साथ संबंध बनाने के लिए फिजिकली फिट नहीं है। और इस तरीके के झूठे आरोप जो पत्नी लगाती है, तो ये सब मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में रखे गए हैं। तो मेंटल क्रुएलिटी को इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि जिन लोगों से वो इस तरीके की बात करती है उनकी आप गवाही करा सकते हैं, या फिर अपने परिवार वालों से जिनको वो टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, तो उनकी भी आप गवाही करवा सकते हैं, एफिडेविट दिलवा सकते हैं उनसे। और इस तरीके से मेंटल क्रुएलिटी को कोर्ट भी इन चीजों को संज्ञान में लेती है, और इस मानसिक प्रताड़ना के आधार पर पति डिवोर्स की मांग कर सकता है। लेकिन इसको साबित करने के लिए सबूत भी आपको कोर्ट के सामने पेश करने होंगे, तभी आपके हक में फैसला आएगा। फिजिकल क्रुएलिटी के तो बहुत सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेंटल क्रुएलिटी के एविडेंसेस आप कैसे कलेक्ट करेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्नी का कहीं अफेयर है या किसी के साथ वो एडल्ट्री में है और उसकी कोई व्हाट्सएप चैट आपको मिल जाती है या कोई ईमेल वगैरह मिल जाती है और उससे आप कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन इस मामूली सी व्हाट्सएप चैट से ये नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं बनता आपका केस कि आपको डिवोर्स मिल जाए। अगर आप कहते हैं कि आपकी पत्नी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक में, व्हाट्सएप में किसी व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे लड़के के साथ, लड़कों के साथ चैट पर लगी रहती है, घंटों घंटों समय बर्बाद करती है और साथ में आपको ये मालूम भी है, लेकिन फिर भी ये साबित नहीं करता है कि वो उसके साथ एडल्ट्री में है या फिर उसके फिजिकल रिलेशंस हैं उस व्यक्ति के साथ, केवल बातचीत के आधार पर ये कोर्ट नहीं तय करेगी, ये नाजायज संबंधों की श्रेणी में नहीं आता है। आपको उस चैट के बारे में ये भी पता करना पड़ेगा कि मान लीजिए ऐसी कोई चैट होती है जिससे उनके बीच में फिजिकल रिलेशन बनने की बात कही गई हो, तब उस चीज को उस श्रेणी में रखा जाएगा कि वो एडल्ट्री में है, उस पुरुष के साथ नाजायज संबंधों में है। या फिर ऐसी कोई बातचीत आपके पास रिकॉर्डिंग हो उसकी कि जिसमें दोनों के बीच में नाजायज बातें हो रही हो, फिजिकल रिलेशंस की बातें हो रही हो, तो वो भी मान्य है। या फिर आपके पास आपकी पत्नी का कोई ऐसा वीडियो है या फोटो है जिससे ये साबित हो कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंधों में है, तो वो भी
मान्य होगा कोर्ट में। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी पत्नी ने किसी दूसरे पुरुष के साथ कहीं रात बिताई है, किसी होटल में या किसी भी स्थान पर, और वहां के आपके पास सबूत हैं, वहां का आपके पास बिल वगैरह आप हासिल कर लेते हैं, तो वो चीजें भी एडल्ट्री के अंतर्गत आएंगी, यानी नाजायज संबंधों के अंतर्गत आएंगी, जिसको कि आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति से बातचीत करना, चैट करना नाजायज संबंधों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नाजायज संबंधों का मतलब कोर्ट में होता है कि शारीरिक संबंध स्थापित किए गए हों, सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए हों, तभी उसको एडल्ट्री माना जाता है और तभी वो प्रूव होती है। तो उससे संबंधित जो भी सबूत आप ला सके, आप तभी उसका ग्राउंड लें। बातचीत करना, मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ कहीं आना जाना, ये साबित नहीं करता है कि दोनों के बीच में नाजायज शारीरिक संबंध है। इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप को साबित करने के लिए आपको कोर्ट में ऐसे प्रूफ देने पड़ते हैं जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि आपका पार्टनर किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। इसके साथ ही साथ आपका जो ग्राउंड है वो और ज्यादा स्ट्रांग तब बनता है जब आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी आके कोर्ट में ये गवाही देता है कि आप दोनों के बीच में इस तरीके का कोई झगड़ा नहीं था। किसी की अपीयरेंस करा के उसकी गवाही कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होता है। देखिए, आपकी पत्नी ने आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जानने वालों में, आपके मित्रों में इस तरीके की बात की, आपको डिफेम किया, आपके साथ उल्टी सीधी आपके लिए बातें की और आपको नपुंसक कहा और निकम्मा कहा और इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश की, तो आप अपने उन जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं और नियर बाय रहने वाले लोग हैं, उनसे आप इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिनसे वास्तव में पत्नी ने इस तरीके की बातें की हैं। और अगर आपके वर्किंग प्लेस पे उसने इस तरीके की बातें की हैं, तो आपके मित्रों में से कोई ना कोई, अगर आपका वेल विशर है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा और आप उसकी गवाही अगर कोर्ट में करा देते हैं तो आपका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, कोर्ट में केस तो सभी कर देते हैं। पति क्यों हारते हैं? वो इसलिए हारते हैं कि उनके पास सबूत नहीं होते। उनके पास इस तरीके के अपने जो ग्राउंड्स बना देते हैं, केवल कह देते हैं, लेकिन उसके प्रूफ नहीं ला पाते और इसी कारण से वो हारते हैं केस। क्योंकि कोर्ट में फैसला जो होता है वो सबूतों के आधार पर होता है और आपने जो केस फाइल किया है वो पर्याप्त ग्राउंड के साथ किया है, सबूतों के साथ किया है। और अगर इसी के साथ आपने अपने पार्टनर, जो भी ग्राउंड लिया है, अपने पार्टनर से संबंधित जो भी सबूत हैं, मान लीजिए कि न्यूड फोटोज हैं किसी के साथ या फिर इस तरीके के इंटीमेट जो रिलेशन के उनके फोटोज हैं, वो सब आप केस फाइलिंग के दौरान ही लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि जब एविडेंस की स्टेज आएगी तभी हम लगाएंगे। इनको अगर आप केस फाइल करते समय ही अटैच कर देते हैं तो कोई भी कोर्ट आपकी सुनवाई से आपको रोक नहीं सकती। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं, व्हाट्सएप चैट हैं और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो भी एडमिसिबल हैं और केस फाइल करते वक्त ही उन्हें भी आपको लगा देना है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को आप 65B का जो सर्टिफिकेट होता है बाकायदा उसके साथ आप लगाकर सबमिट करेंगे, तब वहां पर मान्य होगा और आपके कोई भी कोर्ट आपके केस को एडमिट करने से, आपके केस पर संज्ञान लेने से मना नहीं करेगी। इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आप 65B के सर्टिफिकेट के साथ कोर्ट में सबमिट करेंगे, लगाएंगे अपनी फाइल में, उसके बारे में आपको इतना भी जान लेना है कि उसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना की गई हो और वो ओरिजिनल कंटेंट हो। और इस तरीके से सबमिट किए गए जो एविडेंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो कोर्ट के द्वारा जरूर एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस तरीके से अगर आप केस फाइल करते हैं, अपने ग्राउंड को मजबूत करने के लिए सफिशिएंट आपके पास एविडेंसेस हैं और उनको आप सही तरीके से लगाकर एडमिशन के स्टेज में ही केस को फाइल करते हैं, तो फैसला भी आपके हक में ही आएगा। देखिए, केस करने में आप जल्दबाजी ना करें। आप 6 महीने, साल भर ले लें, लेकिन केस को पूरे एविडेंसेस के साथ, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लें उतने समय में और पूरे अपने ग्राउंड को मजबूत करने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस के साथ आप वो केस फाइल करें, भले ही उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। आप पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है, आपकी पत्नी आपको चीट कर रही है, उसके गलत संबंध हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रताड़ित कर रही है आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से,
और आप उससे अलग होना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी मत कीजिए। पहले धैर्यपूर्वक आपको अगर ये डिसीजन ले लिया है कि उससे अलग होना है, तो पहले सबसे काम आपको सबूत इकट्ठे करने का होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोर्ट्स हैं वहां पर सिर्फ एविडेंसेस ही देखी जाती हैं, ओरल कुछ भी नहीं चलता। और आप कुछ भी चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, बिना एविडेंस के आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए समय लीजिए और सबूत इकट्ठे कीजिए। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, गुस्से में उठा के केस फाइल कर देते हैं, ना आपके पास पर्याप्त ग्राउंड है, और अगर ग्राउंड है तो उससे रिलेटेड आपके पास एविडेंस नहीं है। आप साल भर दौड़ें, 2-4 साल दौड़ें, उसके बाद पैसा खर्च करें, तमाम सारे एफर्ट करें और फैसला आपके हक में ना आए, तो ये तो महामूर्खता वाली बात हो गई कि आपने इतना कुछ किया भी लेकिन उसका कोई आपको फायदा नहीं हुआ। ठंडे दिमाग से काम लीजिए, स्ट्रैटेजी बना के काम लीजिए, और इस तरीके से अगर आप, जैसा मैंने अभी बताया है आपको, इस तरीके से काम करेंगे, तब आपका केस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाने से नहीं चूकेगी। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लोगों को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।